नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 14 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज का जो आर्टिकल है वो हम लोग वेस्ट के साथ हमारे जो रिलेशन है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। इटली में G7 की बैठक हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर भाग लेने गए हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पश्चिम देशों के साथ किस प्रकार के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, क्या उसमें चुनौतियां हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ में कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया है, इंडेक्स जारी किया है, उसको भी देखेंगे हम लोग। उसमें 2 स्थानों की ड्रॉप आ गई है, भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों का ड्रॉप है और हमारी रैंकिंग ख़राब हो गई है। उसके अलावा एक टीवी से जुड़ा हुआ भारत का बनाया हुआ टूल है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और उसको काफ़ी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है विश्व लेवल पर, क्योंकि बहुत ही शानदार सा वो टूल है। उस टूल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ईरान का 2 द्वीप है फारस की खाड़ी में, वो काफ़ी चर्चा में है, विवाद में है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है भाई वो द्वीप क्या है, उससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है। बिहार स्पेशल में एक टॉपिक है, सतत कृषि को लेकर बिहार सरकार ने शानदार काम किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। साथ में आज आप लोगों का टेस्ट भी होगा। आज मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट है, 12 बजे से टेलीग्राम पर शुरू हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज़ में सही से टेस्ट दिया कीजिए और स्कोर से ज़्यादा ये देखिए कितने अलग अलग तरीके का आप सवालों को ट्राई कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में आपके सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम वो 1 लाइनर टाइप ही पूछे जाते हैं। कुछ सवाल पिछली बार एक बाबर से जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन वो यूपीएससी PYQ था जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाला पूछा था, तो हमने भी पेपर में स्टेटमेंट वाले भी सवाल डाले हैं और 1 लाइनर भी डाले हैं। दोनों प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। पेपर बेहद ही शानदार बनाया गया है, उसमें आर्ट एंड कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पदाधिकारियों के नाम सब कुछ आपको मिलेगा पेपर में, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैसेज कीजिए, जुड़िए। अभी तो आज 5वां टेस्ट ही है, अभी तो बहुत सारे 20 टेस्ट और बाकी हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। देखिए हेडलाइन क्या है कि एनटीए ने कैंसिल किया है 1563 नीट कैंडिडेट्स का जो स्कोर कार्ड है उसको कैंसिल किया है। एनटीए के पता ही होगा आपको, नीट का एग्ज़ाम लिया इन्होंने और उस एग्ज़ाम के ऊपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लग रहे हैं कि किस प्रकार का आप एग्ज़ाम लेते हैं कि AIR1 जो है वो भरमार संख्या में आ रहा है, फुल मार्क्स मिल रहे हैं, ग्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला है। तो ये जो नीट एग्ज़ाम है इसको सामान्य मत समझिएगा, देश के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर हेल्थ सिस्टम में ख़राब डॉक्टर्स प्रवेश कर गए, चोरी चकारी वाले डॉक्टर प्रवेश कर गए, तो पूरा देश का हेल्थ ढांचा जो है वो चरमरा सकता है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए था। आपको मैंने पढ़ाया था कि शीतकालीन सत्र मैं नहीं आपको पढ़ाया था, शीतकालीन सत्र में पेपर लीक के खिलाफ एक कानून लाया गया था। शीतकालीन सत्र में पेपर लीक के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं उसके लीक के खिलाफ एक कानून लाया गया था, जिसमें भारी भरकम प्रावधान बनाए गए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं करने जाना है इन लोगों को। एनटीए का उसमें नाम लिखा होता है एक्ट में कि एनटीए द्वारा आयोजित, यूपीएससी द्वारा आयोजित, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन को लेकर अगर पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक्ट बनाया गया था। आपको पढ़ाया था, मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो वो एक्ट बनाया गया, लेकिन क्या काम का है बताइए मुझे। नीट का पेपर लीक हो रहा है, यूपीएससी EPFO पिछले साल के EPFO का पेपर में बड़ा ही धांधली का आया था भाई कि एक ही सेंटर से क्रमागत रूप में बहुत सारे बच्चे EPFO पास कर गए थे यूपीएससी में, उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कुछ लोगों के द्वारा। तो हो क्या रहा है, एक पेपर आप ढंग से आयोजित कर नहीं पाते हैं देश में और आप चल रहे हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ खिलवाड़ होता है ये चीज़, आपको लग रहा होगा नहीं कि क्या है ये। उन बच्चों का सोचिए जो जी जान लगा कर मेहनत करते हैं, आप ही लोग हैं। आपका पेपर लीक हो जाए तो क्या लगता है कि पूरा साल बर्बाद हो गया, उसी प्रकार का है ये। चलिए अगला देखते क्या है कि कुवैत में आपको पता होगा भारतीय मजदूर जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर आग लग गया और बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे थे। अरेबियन कंट्रीज़ में भारतीय मजदूर या यहाँ से जो लोग जाते हैं कोई वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं। वो देश देखने में सुंदर होता है लेकिन उस देश को बनाने वाले जो लोग हैं मजदूर, वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते हैं। तो ये भारत सरकार ने उनसे जवाब मांगा है कि भाई किस कंडीशन में रह रहे थे, क्या इनकी कंडीशन है रहने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें ब्यौरा दिया जाए, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि इस तरह से हादसे हमारे मजदूर मारे जाएं। ये कुछ हेडलाइन है। चलिए डिस्कस करते हैं वेस्ट के साथ हमारे रिलेशन को लेकर कि क्या चर्चा में है और किस प्रकार से वो मायने रखता है हमारे लिए, क्या क्या चैलेंजेज हमारे लिए और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए टॉपिक है कि इंडियन एक्सप्रेस में आया था ये कि
आर्टिकल आया था डिटेल में, पश्चिमी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कवायद। यही वो शीर्षक से आर्टिकल आया था डिटेल में। क्या है कि भारत का कूटनीतिक परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। कल मैंने ओल्ड ग्रुप ए और सी में मैंने सवाल भी दिया था कि हाल के दिनों में मैंने शुद्ध रूप से सोचने वाला सवाल दिया था कि आप सोचिए, हर चीज़ आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, 20-50 न्यूज़ को जोड़कर एक आपको निकालना पड़ेगा उसमें से क्रक्स। कल मैंने सवाल दिया था कि हाल के दिनों में भारतीय विदेश नीति जो है कई सारे चैलेंजेस का एक साथ सामना कर रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है, वो चैलेंजेस क्या हैं। पहला तो मैंने पूछा था वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं और समाधान क्या क्या है। उन चैलेंजेस में पहला है भारत और चीन के रिलेशन को लेकर चैलेंज बढ़ रहा है। दूसरा क्या है तो चीन और रूस की निकटता बढ़ रही है, ये चैलेंज है हमारे सामने। तीसरा क्या है तो इजराइल और हमास के युद्ध के कारण से दुनिया दो भागों में बटी नज़र आ रही है, ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। रूस और यूक्रेन वॉर के पश्चात से दुनिया जो है बटी हुई नज़र आ रही है, बार बार चेक एंड बैलेंस की नीति खेलना पड़ता है। उसके अलावा क्या है तो भारत के एक भी पड़ोसी देश के साथ भारत के रिलेशन कोई उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए थे। भारत के पड़ोसी देश हो गया। उसके अलावा और क्या क्या है, उसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो थे, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, इन्होंने भी हम पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को उनके खिलाफ यूज़ करने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि FTA डील में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 2 अधिकारियों को पकड़ा, 2 भारतीय जासूसों को, उनको भारत डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ये जो जासूस हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड से रिलेटेड सीक्रेट्स को पाना चाह रहे थे और भारत सरकार FTA की वार्तालाप जब कर रही थी उस समय की बात है ये। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, मतलब कि कुछ संकट हैं उसमें विद्यमान है, कुछ चुनौतियाँ अमेरिका के साथ भी है, पश्चिमी देशों के साथ भी है, रूस के साथ में है, पड़ोसी देशों को लेकर है, चीन के साथ हमारी नीतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। ये कुछ बड़े चैलेंजेस को हम एक साथ फेस कर रहे हैं। तो इसके कारण से अब इसका समाधान क्या हो सकता है, समाधान आपको लिखना था खुद से सोचकर। इस प्रकार से अगर आप कुछ सवालों को खुद से सोचकर लिखना अभी से सीखेंगे तो मेंस के लिए सही रहेगा, क्योंकि मेंस में अगर 10 सवाल आते हैं तो उसमें से कितना भी आप पढ़ के जाएँ, 7 से 8 सवाल आपको वहीं पर तुरंत फ्रेम करके लिखना पड़ता है। बाकी सवाल आप रट के जा सकते हैं क्योंकि सीमित आते हैं सवाल रटे रटाए हुए। क्या है अगला देखिए, भारत का कूटनीतिक परिदृश्य लगातार जटिल होता जा रहा है, जहां भारत को चीन के साथ अपने संघर्षों और रूस के साथ सहयोग को प्रबंधित करने के साथ ही पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों का विस्तार करने की आवश्यकता बढ़ रही है, क्योंकि चीन जो है वो भी अपने संबंधों को डेवलप कर रहा है और पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन अगर हम नहीं बनाएंगे तो ट्रेड से लेकर हथियारों से लेकर भारतीय लोग जो काम करते हैं उनसे लेकर और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं जहाँ पर ये देश जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं, हम उनकी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यह संतुलन बनाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है। G7 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, इटली में हो रहा है। इटली ने भारत को स्पेशली इनवाइट किया है, भारत सहित सऊदी अरब और भी कई सारे देशों को इनवाइट किया गया इटली के द्वारा। ओके, चूँकि पश्चिम में भी भारत को वैश्विक शासन संरचनाओं में शामिल करने की उत्सुकता रखता है भारत को, इसलिए आगामी G7 शिखर सम्मेलन में इटली की मेजबानी में आयोजित भारत के लिए पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को नया आकार देने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक हैं, उसके अलावा जर्मनी के चांसलर जो हैं, इन सभी के साथ अलग से बैठक भी कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ये भी चर्चा यहाँ पर चल रही है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर अलग अलग कई सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं उनके साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरा टर्म मोदी जी का शुरू हुआ है, इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी अच्छी होगी। भू राजनीतिक संदर्भ में वेस्ट का क्या अर्थ होता है, वेस्ट का अर्थ होता है मुख्य रूप से आप ऑस्ट्रेलिया को भी वेस्ट में गिन सकते हैं, कनाडा को भी गिन सकते हैं, अमेरिका को भी, न्यूजीलैंड को भी गिन सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र परंपरागत रूप से पश्चिम का से तात्पर्य पश्चिम यूरोप और उसके उपनिवेश क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। पूर्वी यूरोप को इसमें शामिल करने के संबंध में बहस जारी है, जहां कुछ लोग इसे पूर्वी सोवियत प्रभाव क्षेत्र का अंग मानते हैं। यूरोप 2 है, यूरोप है एक पूर्वी जिसमें रूस का प्रभाव माना जाता है, जिस पर USSR का कब्जा था। USSR का कब्जा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, 1991 फॉल ऑफ USSR। उसके बाद दुनिया के जो भू राजनीतिक परिदृश्य था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। वेस्टर्न यूरोप जिसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। उन्नत देश दिखेंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा उन्नत और विकसित देश जो दिखते हैं आपको हाई फाई वाले, वो सारे पश्चिमी यूरोप में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो पश्चिमी यूरोप को मुख्य रूप से इसमें आंका जाता है। हालांकि अभी यह परिभाषा इतनी स्पष्ट नहीं रही है। विश्व की बढ़ती अंतर संबंध पश्चिम और पूर्व के बीच स्पष्ट को चुनौती दे रही है। पश्चिम और पूर्व का ये जो अंतर है यूरोप में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
सांस्कृतिक विशेषता क्या है? ग्रीक रोमन विरासत है वहाँ का। कुछ सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट पावर के बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं कि भाई ग्रीक रोमन विरासत है, ईसाई धर्म है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों तरह के होते हैं। अमेरिका में लोग प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। प्रोटेस्टेंट थोड़ा सा कम रूढ़िवादिता होता है ईसाई धर्म में। कैथोलिक जो होता है ये ज़्यादा रूढ़िवादिता वाला है, इसको ज़्यादा नियम कानून करते हैं इसमें। तो ब्रिटेन आपको कैथोलिक दिखेगा, वहीं अमेरिका आपको प्रोटेस्टेंट दिखेगा। ओके। राजनीतिक व आर्थिक प्रणालियाँ, लोकतंत्र, पूंजीवाद और विधि का शासन, ये यहाँ की मूल व्यवस्था है। कहाँ का? तो पश्चिमी यूरोप का। विधि का शासन वहाँ पर काफ़ी मजबूत माना जाता है और एक पीपुल फ्रेंडली स्टेट के तौर पर वो देश जाने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी देश आप ले लेंगे पश्चिमी यूरोप का या पश्चिमी देश में, तो सामान्य तौर पर पीपुल सेंट्रिक लोग होते हैं वहाँ पर। भारत को पश्चिम के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने की क्यों आवश्यकता है? चीन की चुनौती का प्रबंधन हम कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, भारत के साथ सीमा पर तनाव एक गंभीर चुनौती है। इसका प्रबंधन हम वेस्ट के साथ रिलेशन को डेवलप करके कर सकते हैं। पश्चिमी देश विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। भारत पश्चिमी संबंध में सुधार से आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य साधनों के माध्यम से चीन की बहुआयामी चुनौती का सामना कर सकता है। दरअसल में दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो वेस्टर्न यूरोप है और अमेरिका है, ये चीन को एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं। अब हमारे लिए भी चीन एक चैलेंज है। हमारी सीमा से लेकर अलग अलग जगहों पर हमारा सामरिक रूप से हमारी प्रतिद्वंदता चल रही है। तो हमारे बीच में और वेस्ट के बीच में एक रिलेशन नेचुरल बन सकता है, क्योंकि दोनों के जो प्रतिद्वंदी हैं वो कॉमन हैं। हालांकि चीन ने इन दिनों में यूरोपियन यूनियन के साथ में काफ़ी अच्छे गहरे रिलेशन बनाने की कोशिश ज़रूर की है और ये हमारे लिए चैलेंज है। भारत और अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर सहयोग की इच्छा को प्रदर्शित करता है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, मैच करके आपसे पूछ लेगा कि टाइगर ट्रम्प जो है 2024 किससे संबंधित है। तो ट्रम्प अमेरिका, ट्रम्प, इस तरह से आप को रिलेट करके याद रख सकते हैं। ओके। रूस के साथ संबंधों में संतुलन, रक्षा सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध पश्चिम के साथ टकराव का विषय रहे हैं। वेस्ट जो है वो रूस को अपना दुश्मन मानता है, रूस जो है वो वेस्ट को अपना दुश्मन हमेशा से मानता आया है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये टकराव आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना टकराव है। मतलब वर्ल्ड वॉर से भी पहले का टकराव है ये, है ना। विशेष रूप से यूक्रेन संघर्ष में प्रदेश जहां भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी कच्चे तेल के आयात में पर्याप्त वृद्धि की है। संबंधों को नया आकार देने से भारत को अपना रुख बेहतर ढंग से समझ सकने में मदद मिलेगी। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों को साझा आधार तलाश कर सकने में सहायता प्राप्त होगी। जिन वर्ड को मैं घेरता हूँ ना, ध्यानपूर्वक उनको पढ़ा कि ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर राइटिंग में उपयोग करना होता है। IR का आंसर राइटिंग उतना आसान नहीं होता है, इसमें निश्चित आयाम होते हैं, ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि आप अपने मन से सोच कर लिख सकें, खास तौर पर तब जब आपको किसी दो देशों के रिलेशन के बारे में पूछा जाए। तो हाँ, आप कहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कल के सवाल मैंने पूछा था समाधान क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आप सोच कर लिख सकते हैं, है ना। अमेरिका चीन प्रौद्योगिकी वियोजन का प्रबंधन, अमेरिका चीन के बीच बढ़ता प्रौद्योगिकी युद्ध, AI 5G जैसे प्रौद्योगिकी का द्विविभाजन भारत के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इस क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष बने रहने से भारत की प्रौद्योगिकी आकांक्षाओं और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रौद्योगिकी का वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी का वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। देखिए वर्तमान चौधरी को आने वाला चौधरी जो है वो क्या कर रहा है, तो वो उसको चैलेंज कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है, इकोनॉमी से लेकर हर क्षेत्र में कर रहा है। तो जो वर्तमान का चौधरी है वो चाहेगा कि उसकी जो चौधराइन है वो ना जाए, उसकी चौधरीत बनी रहे, गांव पर उसका पूरा दबदबा बना हुआ रहे। ये कौन है? तो ये अमेरिका है। जबकि जो नया उभरने वाला है चौधरी, वो क्या बोलेगा कि भाई हम अपना दबदबा बनाएंगे, इसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा वर्तमान वाले से। तो यही संघर्ष चल रहा है। तो ये व्यापार में भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी में भी चल रहा है, राजनीति में भी चल रहा है, इन्फ्लुएंस करने में भी चल रहा है ना। संबंधों की पुनर्स्थापना से भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने और अमेरिका और पश्चिमी प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के साथ अपने बाजार आकार का लाभ उठाते हुए अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने और अपने सामरिक स्वायत्तता की रक्षा करने में मदद मिलेगी। कि जो भारत है वो ये टेक्नोलॉजी वॉर में निष्पक्ष न रहे, किसी एक का पक्ष जरूर ले, तो अमेरिका या वेस्ट का पक्ष ले और उनसे तकनीकों को प्राप्त करे, अपने बाजार का लाभ उठाते हुए, बाजार की धौंस दिखाते हुए। तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। आप अगर काम करना है तो पहले टेक्नोलॉजी दो हमें, तो दौरे आएंगे देने के लिए।
वैश्विक व्यापार वास्तुकला को पुनराकार देना, WTO की चुनौती, समृद्धता के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी जैसी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के उदय के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। आपने सुना होगा कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। जैसे जो कुछ समय पहले लाल सागर से होकर व्यापार होता था, अब वो केप टाउन के नीचे से व्यापार होता है। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेज हैं जिसको हमें फेस करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। चूँकि पश्चिम अपने हितों के अनुरूप नियम आधारित ढांचा बनाने का लक्ष्य रखता है, भारत को भी सक्रिय रूप से उसमें शामिल होना चाहिए ताकि डेटा स्थानीयकरण, ई-कॉमर्स, डिजिटल कराधान जैसे मुद्दों पर उसकी चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। और हम सबसे बड़ा कोशिश क्या कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन में भी हम आपस में सहयोग करेंगे। सबसे बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA साइन हो जाए। दूसरा हमारा प्रयास क्या है कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन कोशिश कर रहा है फिर से रिवाइव करने की। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड और ब्रिटेन का सूर्यास्त हो गया। उसके बाद ब्रिटेन दुनिया पर कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं रह गया, उसका सूर्यास्त हो गया ऐसा माना जा रहा था। फिर वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो गया। फिर ब्रेग्जिट का हुआ, आपको पता होगा पिछले साल ब्रेग्जिट हुआ था, पिछले से पिछले साल 2022 में। ब्रेग्जिट में क्या हुआ कि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया और अपना स्वतंत्र रणनीति बनाने लग गया है। अब फिर से वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भारत जैसे देशों का साथ चाहिए। भारत ब्रिटेन के साथ में FTA पर सीरियसली वार्तालाप कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। हम क्यों इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे? क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन को और ब्रिटेन को सामान बेचते ज़्यादा हैं अभी भी, और वहाँ से खरीदते कम हैं। खरीदना वहाँ से अभी भी कम है। क्या बेचते हैं भाई यूरोप को? तो यूरोप में भारतीय कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा कपड़ा हम बनाते हैं। कपड़े का मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, हम जेम्स एंड ज्वेलरी इनको खूब बेचते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी खूब बेचते हैं। ज्वेलरी वगैरह, सोने और इन सब चीज़ों का आइटम हम बहुत अच्छा बनाते हैं। हम हीरा का व्यापार खूब बड़े स्तर पर करते हैं। हम पेट्रोलियम बेचते हैं यूरोप को। कहाँ से पेट्रोलियम बेचते हैं? हम तो पेट्रोलियम आयात करते हैं ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कच्चा तेल हम आयात करते, उसको परिष्कृत करके हम उसका जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम से बने उत्पाद हैं उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पेट्रोलियम हम बेचते हैं यूरोप को। रूस से हमने कच्चा तेल खरीदा, उसको परिष्कृत किया भारत में और यूरोप को हमने बेच दिया। पेट्रोलियम बेचते हैं हम उनको। उसके अलावा खाद्य वस्तुएं जो हैं, चाहे वो मसाले हो, भोजन के उत्पाद हों, ये सब भी हम खूब बड़े स्तर पर उनको भेजते हैं। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो हम यूरोप को बेचते हैं, जिससे हम हमेशा व्यापार में सरप्लस रहते हैं यूरोप के साथ में सामान्य तौर पर। तो यूरोपियन यूनियन हो और ब्रिटेन हो, इनके साथ हम FTA साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए एक चिंताजनक चीज़ ये है कि भारत के जैसे ही एक और विकासशील देश जिसका नाम है वियतनाम, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये UPSC 2023 का क्वेश्चन है। ये आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। वियतनाम के बारे में UPSC ने 2023 में पूछा। ये वियतनाम जो है 2022 में है या 2023 में। ये भी हमारे जैसे ही एक इकॉनमी है जो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। इसने हमें 2 जगहों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। यूरोपियन यूनियन के साथ इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके कारण से हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को काफ़ी भारी मात्रा में सस्ता सामान वियतनाम निर्यात कर रहा है। उसके अलावा BPO सेक्टर, जो आपका सुना होगा, BPO कॉल सेंटर जो होता है, उसमें भी इसने काफ़ी बढ़त हासिल की है और उसमें भी हमारा नुकसान हो रहा है आउटसोर्सिंग के कारण से। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण हमें अब देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के साथ में हमें अब अपने संबंधों को और यूरोप के साथ अपने संबंधों को जल्द से जल्द प्रगाढ़ करना चाहिए, FTA साइन करना चाहिए। थोड़ी सी हमें आक्रामक विदेश नीति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जगह कुछ और विकासशील देश ले रहे हैं। एक वियतनाम का उदाहरण हो गया, एक बांग्लादेश का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री के कारण इसको कई सारी जगहों पर रियायत मिलती है, जिसके कारण से इसका कपड़ा उद्योग बहुत बूम कर रहा है और टेक्सटाइल का, और हमारा जो टेक्सटाइल का उद्योग है वो धीमा पड़ रहा है। बांग्लादेश से काफ़ी चैलेंज मिल रहे हैं। ये कुछ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में मैंने आपको व्यापार समझाने की कोशिश की है। वियतनाम व्यापार और वियतनाम से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं UPSC 2022 के PT में पूछा गया है। बड़ा ही कठिन सा सवाल था, लेकिन जिनको बेसिक की समझ होगी उस सवाल को एलिमिनेट करके आसानी से निकाल सकते थे। ज़रा देखिएगा उस पेपर में उस सवाल को और उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। वियतनाम से जुड़ा हुआ सवाल था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला और कौन किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं? तो भारत की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों के लिए हो सकता है क्षेत्रीय संपर्क में सहयोग कर सकते हैं हम लोग। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर हम बना रहे हैं। चिंता का विषय क्या है? वैश्विक शासन और सुधार पर मतभेद है हम दोनों के देशों के बीच में। कई बार हमारे देश के सरकारों के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के लिए अलग अलग प्रकार के टिप्पणी किए जाते हैं वेस्ट के द्वारा। हमारे जो हित हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इटली की यात्रा पर जा रहे हैं,
वहाँ पर खालिस्तानी लोग जो हैं वो भीषण स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, महात्मा गांधी की मूर्तियाँ तोड़ दी। ये सब क्या है भाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सोचिए इटली के प्रधानमंत्री भारत में आए और इटली विरोधी हरकतों को भारत में जहाँ तहाँ बढ़ावा दिया जाए, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो हैं उनकी सरकारें इनडायरेक्टली रूप से इन टूल्स का, खालिस्तानी जैसे टूल्स का उपयोग करती हैं और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। हमारी संप्रभुता को लेकर वो लोग हमें चेतावनी देते बार बार। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कभी भी संप्रभुता के ऊपर किसी भी नीति को मायने नहीं दी जाती है। सभी कुछ फेल है। अगर संप्रभुता की बात आ जाए तो सब कुछ हमें छोड़ देना पड़ता है। कनाडा के साथ हमारे संबंध इतने ख़राब क्यों हो गए? इंदिरा गांधी जी के एसासिनेशन को वहाँ पर ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी। भारत सरकार ने कितनी बार उसको लेकर आपत्ति दर्ज की है। तरह तरह के भारत के झंडों पर खड़े रहते, दूतावास पर अटैक किए जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। रणनीतिक स्वायत्ता बनाम संरेखन संबंधी अपेक्षाएं, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की खोज जो इसकी गुट निरपेक्ष विरासत में निहित है कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर निकट संरेखन की पश्चिमी अपेक्षाओं को टकराव रखती है। मतलब वो हमसे आशा करते हैं कि हम उनके पिछलग्गू बन जाएं, जिस प्रकार से पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन हम नहीं बन सकते हैं। हमारी 1951 से विदेश नीति रही है। क्या रही है विदेश नीति? कि गुट निरपेक्ष, हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम अपनी केवल सुनेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। पंडित नेहरू ने कहा था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या कहा था कि संप्रभुता का तात्पर्य ही होता है विदेश नीति। अगर एक बार ये सब कुछ निकल गया आपके हाथों से तो बाकी सब कुछ तो इंटरनल पॉलिटिक्स है। देश का कानून शासन चलाना ये तो इंटरनल चीज़ें हैं। विदेश नीति और संप्रभुता का तात्पर्य ही होता है कि विदेश नीति आपका स्वतंत्र होना चाहिए। अगर उसकी स्वतंत्रता आपके हाथ से छीन जाती है, आप अपने हिसाब से फैसले नहीं लेंगे, रिमोट से फैसला लेंगे जिस प्रकार से अपने पड़ोसी देश लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो आपकी संप्रभुता ही चली जाएगी। एनसीईआरटी का कोड है, इसको यूज कीजिएगा आंसर राइटिंग में। ये कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ क्षेत्रों को मैंने डिस्कस किया है, इन सभी को कृपया करके ध्यान में रखें। मोदी जी जा रहे हैं इटली और वहाँ पर G20 के भाग लेंगे, G7 के बैठक में, G7 के ग्रुप ऑफ 7 की बैठक में भाग लेंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया और बाकी तो सब कुछ इटली के बारे में पता ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अबू मूसा हाल ही में चर्चा में रहा। ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अबू मूसा क्या है? एक द्वीप है, जानवरों के नाम है, कीटों की नई प्रजाति है, ब्रह्मांड में खोजे गए नए प्रकार के ग्रह हैं। तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या मैंने बताया? ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अबू मूसा ये सब के सब द्वीप हैं। हाल ही में ईरान ने चीन के राजदूत को बुलाकर अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब द्वीपों की संप्रभुता के संबंध में चीन तथा यूएई द्वारा दिए गए संयुक्त बयान पर विरोध दर्ज कराया है। चीन और यूएई ने मिलकर इन पर कोई बयान दे दिया तो ईरान ने उनको बुलाकर बोला कि इस तरह के बयानबाजी मत कीजिए, नुकसानदेह होगा। ये ईरान और यूएई के बीच में छोटे विवादित द्वीप समूह हैं, जैसे कोको आइलैंड, कोको बोल रहा हूँ मैं, एक था अपना म्यांमार के साथ एक द्वीप को लेकर विवाद चल रहा था, भूल गया मैं नाम। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो किसी भी दो देश के बीच में किसी द्वीप को लेकर विवाद चल रहा होता है ना, तो उसी प्रकार के ईरान और यूएई के बीच में इस द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। अब इस द्वीप का लोकेशन अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। ये छोटे विवादित द्वीप हैं जो फारस की खाड़ी में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश के द्वार पर स्थित हैं। ईरान दावा करता है कि द्वीपीय ऐतिहासिक रूप से फारसी क्षेत्र का हिस्सा थे जब तक 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन पर ब्रिटिश ने कब्जा नहीं कर लिया। 1971 ब्रिटिश सेना के वापस चले जाने के बाद ईरान ने इन तीनों द्वीपों पर नियंत्रण कर लिया और इन्हें अपना अभिन्न अंग मानता है। यूएई के अनुसार ये द्वीप रास अल खमैया अमीरात के थे, जब तक कि ईरान ने कथित तौर पर उनसे कतर ब्रिटेन से यूएई की आज़ादी के पहले अमीरात संघ के गठन से कुछ दिन पहले उसे बलपूर्वक जब्त नहीं कर लिया था। यूएई बोलता है कि हमारा था, वो बोलता है हमारा है ऐतिहासिक रूप से, है ना। अब इसका लोकेशन देखिए, यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को फारस की खाड़ी को गल्फ की खाड़ी से जोड़ता है, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ओमान की खाड़ी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट क्या करते हैं? जो दो भूमियों को विभाजित करते हैं और दो जल संधि को जोड़ते हैं। ये जल संधि और ये जल जो है, ये जो जल राशि है और ये जो जल राशि है, इन दोनों को जोड़ने का काम स्टेट ऑफ हॉर्मुज कर रहा है। और अलग अलग किसको कर रहा है? तो ईरान और यूएई को अलग अलग कर रहा है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहीं पर ये रहा एक द्वीप, ये ग्रेटर टूनब है, ये लेसर टूनब है, लेजर टूनब जिसको बोलते हैं, ये अबू मूसा द्वीप है। ये तीनों द्वीप हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यूएई के शहर हैं वो सारे यहीं पर नज़दीक में ही स्थित हैं, यहाँ से नज़दीक में स्थित हैं और ये ठीक बीच में है। यहाँ पर अगर कोई तीन बड़े बड़े वॉरशिप लेकर खड़े हो जाए तो इस पूरे के पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है।
इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसको केवल इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों क्या हैं। तो ये ईरान द्वारा शासित द्वीप हैं जिसको लेकर विवाद है यूएई और ईरान के बीच में। नाम एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेटर टूनब, लेसर टूनब और अबू मूसा द्वीप। ये कहाँ पर हैं? भारत के काफ़ी नज़दीक में ही हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी को और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मिश्रा जी हैं उनको, पीके मिश्रा इनका नाम है। पीके मिश्रा 10 साल से प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम इस तरह से कहा जाता है। पीएम का आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके सेक्रेटरी के थ्रू आप उनसे कंसल्ट करते हैं। तो पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो हैं, और अजीत डोभाल जी को तो नाम आप जानते ही होंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इन दोनों को इनका टाइम पीरियड में एक्सटेंड दिया गया है। दोनों शानदार अधिकारी माने जाते हैं। कैरियर के इनका देखेंगे तो शानदार है। जैसे अजीत डोभाल जी का आपको पता ही होगा, कांधार हाईजैक से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार तक में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके अलावा बालाकोट ऑपरेशन और नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने काम किया ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। ये क्या था? तो ऑपरेशन ऑल आउट था। नॉर्थ ईस्ट में जगह जगह उग्रवादी संगठन बन गए थे जो भारत की संप्रभुता को लेकर बार बार चैलेंज करते थे, अलग देश बनाने की मांग करते थे। उन सबको ख़त्म किया गया था ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों को ख़त्म करने में, बालाकोट में, उसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जिनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं ये अजीत डोभाल जी, आपको नहीं पता होगा। केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया। उसके अलावा देश के रक्षा सुरक्षा से हमेशा से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री के। तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इनको एक्सटेंड किया गया, नाम क्या ध्यान में रखिएगा, आपको पता ही रहेगा। दूसरा पीके मिश्रा जी हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल से प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये। उसके अलावा एनएसए का जो पद है, क्या इसका कोई कब से चलाया जा रहा, आज़ादी के बाद से ही है कि नहीं? 1998 के आसपास इस पद का सृजन किया गया है। मनमोहन सिंह जी का जो गवर्नमेंट था उसमें एक गवर्नमेंट में एनएसए उन्होंने अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय अपॉइंट किया गया था और मोदी जी जब से बने हैं तब से उन्होंने अपॉइंट किया हुआ अजीत डोभाल जी को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है तो भूल जाते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला एक और छोटा सा न्यूज़ है कि राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है और इन्होंने बोला है कि टारगेट टू अचीव सेल्फ रिलायंस, मतलब कि इन्होंने बोला है कि हम आत्मनिर्भरता को और भी तेज़ी से हासिल करना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र में ये बेहद ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए इनको कार्यभार सौंपा गया है। जो बड़े मंत्रालय हैं जिनमें गृह मंत्रालय के इनके पास में है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास में है जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है। डिफेंस किन के पास है? तो राजनाथ सिंह जी के पास में ही है। फॉरेन जो मिनिस्ट्री है ये एस जयशंकर जी के पास में ही है। सारे प्रोफेशनल और बहुत ही शानदार लोग काम कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, एक छोटा सा टारगेट रखा है इन्होंने कि 2028-29 तक लगभग में हम 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम ले जाना चाहते हैं, जो कि बेहद शानदार सा एक लक्ष्य रखा है। इसको हासिल भी करना चाहिए। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इतने बड़े बड़े हमारे रक्षा से जुड़े हुए चैलेंज, चीन और पाकिस्तान के साथ में हमारे चैलेंजेज हैं। उसके अलावा भी ये दोनों चैलेंज नहीं भी हो, अमेरिका की सीमा पर अमेरिका का कोई चैलेंज नहीं है। अमेरिका की सीमा जो है वो शांत सीमा है ना, लेकिन वो देखिए दुनिया भर में क्या दबदबा बना रखा है उसने। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बगल में चैलेंज हो तभी आप अब रक्षा सुरक्षा को लेकर काम कर दें। एक देश की मजबूती के लिए भी काम करना होता है आपको, अगर चैलेंज नहीं है तो भी। हमारे पास तो इतने बड़े बड़े चैलेंजेज हैं, तो उस चैलेंजेज में हमारा आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम युद्ध के समय में हथियार ढूंढने निकलेंगे तो सोचिए हमारी क्या कंडीशन होगी। तो इसको लेकर बहुत ही शानदार से इन्होंने बोला है कि हम 2028 तक 28-29 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का तात्पर्य होता है कि देश में विनिर्माण शुरू होगा। मैंने आपको बताया भी था, डिफेंस में एक्सपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्रांतिकारी स्तर पर काम किए हैं, बहुत ही शानदार काम किए हैं पिछले 10 सालों में। 40 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित किया गया है। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, जहाँ पर डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट को बनाया जाता है। नीदरलैंड सहित बहुत सारे देश दुनिया के, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, इजराइल, सब ने भारत में निवेश किया डिफेंस सेक्टर भारी स्तर पर। उसके अलावा भारत के जो प्राइवेट सेक्टर हैं
जैसे आपका लार्सन एंड टर्बो हो गया, L&T हो गया, उसके अलावा टाटा हो गया, अशोक लेलैंड है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इन सब ने भी डिफेंस में एक्सपोर्ट में अपना अपना योगदान देना शुरू किया है और ये डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट बना रही हैं, तोप बना रही हैं, गाड़ियाँ बना रही है और भी कई सारे इक्विपमेंट बना रही है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने एक छोटा सा लक्ष्य रखा है कि 28-29 तक हम 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी के बारे में आपको बता रहा था, इंडिया मेड टीबी डायग्नोस्टिक टेक विंस एक्लेम्स एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये आयोजित किया जाता है WHO के द्वारा। इसमें भारत के द्वारा जो बनाया गया ट्रूनेट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रूनेट कहा जाता है। ये टीबी के डायग्नोसिस का तात्पर्य होता है किसी भी बीमारी का पता लगाना, उसको ढूंढना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक टूल होता है ना। तो उसी टूल के भारत में बनाया गया था 2017 के आसपास, जिसका नाम क्या है, ट्रूनेट है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, डिटेल में समझाऊंगा आपको। इसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, सब ने इसकी तारीफ़ की है कि भाई बहुत अच्छा टूल बनाया है आपने। और भारत के लिए ज़रूरी क्यों था कि टीबी के पेशेंट की संख्या अगर देखेंगे आप लोग, उसके मामले में पेशेंट का पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में हम बहुत ही ऊपर आते, पहले स्थान पर आते हैं। बहुत भारी स्तर पर भारत में टीबी का फैलाव है। हमने लक्ष्य भी रखा है कि भाई 2025 तक हम एलिमिनेशन कर देंगे टीबी का, लेकिन ये संभव होता नहीं दिख रहा है। तो 2030 तक हम बढ़ा सकते हैं। WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया से टीबी का उन्मूलन हो, लेकिन ये लक्ष्य पाना आसान नहीं होगा क्योंकि कई सारे देश अभी भी भारी स्तर पर इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। भारत में एक चीज़ और हुआ है कि टीबी के मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। लोग जन जागरूक हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं। निक्षय पहल चलाया गया था टीबी के मरीजों के लिए, निक्षय पहल चलाया गया था, जिसमें पोषण के लिए मंथली टीबी मरीजों को 500 रुपया का राशि की सहायता भी दी जाती है। तो निक्षय पहल टीबी से जुड़ा हुआ है। और दुनिया भर में टीबी को लेकर क्या है, तो उसको लेकर मैंने कितनी बार बताया आपको, टीबी का रिपोर्ट मैंने आपको बताया, जिसमें अफ्रीका के कई सारे देश टीबी से बेहद ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत है, दक्षिण एशिया में टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं। ये टूल जो है उस चैलेंजेज को ख़त्म करने में हमें मदद कर सकता है। जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया था। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जिनेवा में किया गया था। वहीं पर भारत के द्वारा बनाया गया इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ मिली है, काफ़ी ज़्यादा इसको लोगों ने अच्छा बताया है। तो इस टूल के बारे में हम ज़रा सा देखेंगे छोटा सा, उसके बाद नेक्स्ट पर चलेंगे। देखिए क्या है कि स्वदेशी टीबी डायग्नोस्टिक टूल। एक चीज़ और बता दूं, 71 BPSC को लेकर आंसर राइटिंग चल रहा है, जिसमें अभी 8 की NCERT का हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर जुड़िएगा। अगर 71 देना चाहते हैं तो 70 भी दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लिखने की इच्छा हो कि भाई मैं बेसिक से लिखूँ, NCERT से लिखूँ, तो भी आप जुड़ सकते हैं। आपको बेनिफिट तो होगा ही, क्योंकि आपका मेंस जो है वो जनवरी में होगा। तो अभी तो वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है भाई, तो जून चल रहा है। तो 6 महीने में तो आपको बहुत कुछ मैं सिखा दूंगा। तो जुड़ सकते हैं, 70 देना हो, 71 देना हो, आंसर राइटिंग से जुड़िएगा। क्या है अगला कि इसे गोवा स्थित, देखिए इसका क्या नाम है, ट्रूनेट इसका नाम है। ट्रूनेट या ट्रूनेट बोला जाता है, उच्चारण में डिफरेंस हो सकता है। इसे गोवा स्थित मोल बायो डायग्नोस्टिक द्वारा विकसित किया गया। अब ये भी ध्यान में रखना है इसको कि किसने इसको विकसित किया है। वो आपको दे देगा ICMR, DRDO, इस तरह का नाम दे देगा कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बनाकर। बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, पूछा जा सकता है इसको, क्योंकि ये मास को प्रभावित करता है ये टूल। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसे टूल, कोई भी ऐसा साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट जो बड़े स्तर पर मास पॉपुलेशन को प्रभावित करता है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। पिछली बार ChatGPT से उन्होंने पूछा था, वैक्सीनेशन से पूछा था आपके PT एग्जामिनेशन में। BPSC PT की बात कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा और सही से इसको तैयार कीजिएगा। अगर टीबी से जुड़े हुए चीज़ों पर आप आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, उसमें भी इसका नाम ज़रूर डालिएगा, एक टर्मिनोलॉजी के तौर पर डाल दीजिएगा, ताकि वो दिखे तो उसको पता चले कि हाँ भाई इसको ये भी पता है। ट्रूनेट एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR तकनीक का ही उपयोग कोरोना के भी किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित परीक्षण है
जो टीबी बैक्टीरिया मौजूद जीन का परीक्षण करके न केवल बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगा सकता है बल्कि चिप्स के उपयोग से दवा प्रतिरोध का भी पता लगा सकता है। और इसी कारण से इसको शानदार टूल माना जाता है कि ये केवल टीबी का ही डायग्नोस नहीं करता है बल्कि उसके दवा प्रतिरोध का भी पता लगा सकता है कि इसको किस डोज की दवा चाहिए, किस डोज की दवा देनी है इसको। टीबी बैक्टीरिया का डीएनए रोगी से एकत्रित बलगम के नमूनों से निकाला जाता है जो नाक और गले के माध्यम से होता है। यह परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में आसानी से और लागत प्रभावी ढंग से किया जाता है। देखिए, मेडिकल की दुनिया में या किसी भी टेक की दुनिया में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो हम तकनीक बना रहे हैं क्या ये सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्या ये रिलायबल होगा, क्या इसको ग्रामीण एरिया में भी उपयोग किया जा सकता है, क्या कोई कम पढ़ा लिखा या केवल ट्रेंड एक नर्स जो जिसने डॉक्टरी की उपाधि नहीं ली है, जो MBBS MD नहीं है, क्या एक केवल ट्रेंड नर्सिंग किया हुआ स्टाफ इसका कर सकता है क्या टेस्टिंग। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्या इसको आसानी से उपयोग किया जा सकता है, क्या ये सस्ता होगा, उन सभी पैरामीटर पर ये खरा उतरता है। इस कारण से इसको इतनी ज़्यादा दुनिया में तारीफ मिल रही है। अब ऐसा तकनीक बना दिया जिसको चलाने के लिए भारी भरकम कंप्यूटर चाहिए, वो सभी जगह उपयोग ही भी नहीं हो सकता, बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिए, तो फिर कैसे काम होगा, महंगा भी खूब हो, है ना। यह वर्तमान में प्रयोग में आने वाली समान परीक्षणों की सटीकता के बराबर पाया गया है तथा इसे थूक माइक्रोस्कोपिक परीक्षण के प्रतिस्थापन के रूप में अनुशासित किया गया है और इसको यूज किया जाता है भारी स्तर पर दुनिया में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ही इसको दुनिया भर में इसको काफ़ी ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है कि आप इसका उपयोग कीजिए टीबी का पता लगाने के लिए, उनके मरीजों के रोग का निदान करने के लिए। तो इस टूल का, ट्रूनेट टूल का ज़रूर ध्यान रखिएगा किसके द्वारा विकसित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के आधार पर ये काम करता है। ये 3 चीज़ों को बस ध्यान में रखना है आपको। पहला क्या ध्यान रखना है कि ये टीबी के डायग्नोस करता है, उसके जीन को लेकर भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मौजूदा जीन का परीक्षण करके न केवल बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाता है बल्कि चिप्स के उपयोग के द्वारा दवा प्रतिरोधी जो क्षमता है उसके बारे में बताता है हमें। बनाया गया गोवा स्थित माल बायो डायग्नोस्टिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित ये एक क्या है, तो एक तकनीक है जो टीबी को ढूंढने में, उनके निदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं क्या। अगला टॉपिक है जेंडर गैप इंडेक्स या सूचकांक। इसको क्या कहा जाता है, जेंडर गैप सूचकांक कहा जाता है, जिसमें लैंगिक असमानता के बारे में पूरी दुनिया की एक जांच पड़ताल की जाती है कि दुनिया में लैंगिक समानता कितना हद तक स्थापित हो पाया है। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी कई सारे रैंकिंग जारी करती है, जैसे टूरिज्म से जुड़ी हुई रैंकिंग भी जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके क्या क्या पैरामीटर हैं, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, पैसा कौड़ी में कितना ज़्यादा आप महिलाओं को अवसर दे रहे हैं अपने देशों में, शिक्षा का अवसर उनको दे रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई का उनको दे रहे हैं कि माहौल के नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता है कि नहीं, स्वास्थ्य उनका ठीक है कि नहीं, हेल्थ ठीक है कि नहीं, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण भारत में कम हो गया है। हमारे संसद में महिलाओं की जितनी मात्रा में प्रवेश करती थी वो उससे संख्या में कम हो गया है। 4 उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर एक साथ समग्र सूचकांक GGG सूचकांक 0 और 1 बीच में स्कोर प्रदान किया जाता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है, 0 पूर्ण असमानता को। जिसकी रैंकिंग 0 वो सबसे खराब, जिसका अंक 1 वो सबसे अच्छा। 0 से 1 के बीच में ही रैंकिंग दी जाती है। ये भी ध्यान में रखना है कि 0 से 1 के बीच में ही रैंकिंग दी जाती है। 0 का मतलब सबसे खराब, 1 का मतलब सबसे अच्छा रैंकिंग। आइलैंड इसमें टॉप पर रहता है। आइसलैंड नाम है उस देश का, वो टॉप पर रहता है। ओके, भारत के सूचकांक में कुछ अंकों की गिरावट आ गई है, 2 अंकों की। देखिए क्या है, यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है जो वर्ष 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को ट्रैक करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल वो प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में भी काम करता है। ये इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, मतलब कहने का ये है ना कि भाई आपके देश में महिला पुरुष के बीच में असमानता कितनी ज़्यादा है, कितना कम हुआ है। अब इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, एक तो PTM पूछेगा आपसे, डायरेक्ट रैंकिंग पूछ लेगा, अंक पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा किसने जारी किया ये पूछ लेगा आपको, टॉप रैंकर कौन है ये पूछ लेगा आपको। ये 3-4 चीज़ें PTM पूछेगा। बाकी मेंस में जहाँ पर भी महिला की बात आए, समानता की बात आए, लैंगिक समानता की बात आए, वहाँ पर इसको चिपका दीजिएगा, इसको रेफरेंस दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। जब भी लेखन करें, आंसर राइटिंग करें, निबंध लेखन करें,
उसमें इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। इंडिया स्लिप टू रैंक टू 129 इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है भाई, 129 पर हम आ गए हैं, 127 पर थे। कितने देशों में? नीचे से टॉप कर रहे हैं हम, 146 देशों में। यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स में उनका नाम होता है? बिल्कुल नहीं, वो यूएन में 193 से अधिक देश शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर 146 देशों का ही रैंकिंग जारी किया जा रहा है। आपको सवाल दिख रहा है? सवाल दिख रहा होगा आपको। इंडिया रैंक 129 आउट ऑफ 146 कंट्री इन द ग्लोबल जेंडर गैप 2024 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लोजिंग 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप विद द स्लाइट डिक्रीज इन स्कोर। हमारे स्कोर में भी गिरावट दर्ज की गई है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया, 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ है, और क्या बोला है कि रैंक्स लोअर दैन द प्रीवियस ईयर विथ ए मार्जिनल लोअर स्कोर 0.17 पॉइंट इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन वेडनेसडे। विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन, 140 करोड़ हमारी आबादी है, इंडिया क्लोज टू 64.1% ऑफ इट्स जेंडर गैप इन 2024। हमारे करीब में जेंडर गैप में 64.1% के पास भी हम लोग पहुंच पाए हैं, जबकि हमें 100% तक पहुंचना है। द ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 2024 फॉर ऑल 146 कंट्रीज स्टैंड एट 68.5%। दुनिया का जो वैश्विक एवरेज है 68.5%, उससे भी हम लगभग में 4% कम है। हमारा वैश्विक एवरेज जो समानता का है उससे भी हम लोग कम हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसका कारण क्या है? भारत में महिला पुरुष असमानता का कारण क्या है? असमानता नहीं पूछा है मैंने कि भाई शिक्षा में असमानता है, आर्थिक में असमानता है, राजनीतिक में असमानता। मैंने पूछा है कारण क्या है इस असमानता का, रीज़न क्या है, क्यों गैप है अपने यहाँ, क्या है उसका पीछे का रीज़न। आज यही सवाल दूंगा मैं, ज़रा लिखिएगा इसको। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि हमें 134 साल लगेगा फुल पैरिटी तक पहुंचने में, हमें 100% तक पहुंचने में 134 साल लगेगा। एसडीजी में भी इसकी चर्चा की गई है भाई कि हम एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? तो जेंडर गैप को कम करने की। उसके अलावा भारत जो है पिछले साल 127वें रैंक पर था, शोइंग एन इम्प्रूवमेंट बाय 1.4% पॉइंट एंड 8 पोजीशन फ्रॉम 135 था हमारा 2022 में। देखिए 2022 में 135, 2023 में 127 और 2024 में 129 पर हम लोग आ गए हैं। इंडिया हैज़ क्लोज 64.3% ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप। हमारा जो रैंकिंग है उसमें 64.3% पर हम लोग हैं। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। और क्या बताऊं मैं, और सब बढ़िया ही हैं। चलिए अगले पर चलते। हमारे पड़ोसी देशों की हमारे रैंकिंग काफ़ी अच्छी है गुरु, हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग हमसे काफ़ी अच्छी है, तो ये भी एक हमारे लिए चिंता का सबब। उस रैंकिंग को भी ज़रा देख ले पड़ोसियों की। देखिए यहाँ पर है कि भाई श्रीलंका 122 पर है, इसकी रैंकिंग हमसे अच्छी है। नेपाल 117 पर है, 117 पर है। बांग्लादेश में महिला पुरुष समानता काफ़ी अच्छी है, 99 रैंक पर है। चाइना 106वें रैंक पर है, चाइना 106 पर है। आइलैंड जो है 93.5% के साथ दुनिया में टॉप पर है। ये कुछ रैंकिंग अपने अगल बगल की दुनिया के टॉप कंट्रीज़ का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक है बिहार स्पेशल जुड़ा हुआ, जिसमें सतत बिहार में सतत विकास, इसको लेकर एक शानदार सा न्यूज़ आया जिसको हम लोग देखेंगे। कार्नेल विश्वविद्यालय में टाटा कार्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन TCI के अनुसार बिहार कृषि क्षेत्र में 3 परिवर्तनकारी तकनीकों को लागू करके सतत विकास की दिशा महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। इसमें बोला गया है बिहार के लिए कि बिहार सरकार 3 चीज़ों को अगर कृषि में लागू कर दे तो हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ओके, मुख्य बिंदु क्या है? नीति संक्षिप्त में इस बात पर बल दिया गया है कि बिहार चावल उत्पादन, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पशुपालन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है, उत्पादकता को बनाए रखते हुए यहाँ तक कि सुधार भी कर सकता है। नीति संक्षिप्त में TCI के शून्य भूख शून्य कार्बन खाद्य प्रणाली परियोजना के भीतर किए गए अध्ययन पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादकता का स्तर को बनाए रखते हुए बिहार में कृषि उत्सर्जन को कम करने की रणनीतिक विकास करना है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि का योगदान 20% है, और अगर बिहार सरकार चाहे तो कृषि में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है उसको कम कर सकता है, चावल का उत्पादन और जो अलग अलग चीज़ों हैं किसी में उसको सुधार करके भूख को भी कम कर सकता है और पर्यावरण को भी बचा सकता है। देखिए क्या है, ये सब बिहार कुपोषण से प्रभावित राज्यों में से एक है, खासतौर पर छोटे बच्चों में।
TCI शोध के अनुसार बिहार धान की कृषि के वैकल्पिक नमी और शुष्कता, मवेशियों के प्रजनन के उन्नत कृत्रिम गर्भाधान, अपने पशुधन क्षेत्रों में एंटी मीथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। अब ये क्या होता है? ऐसे खाद्य पदार्थ पशुओं और जानवरों के लिए जिसको खाकर वो मीथेन का उत्सर्जन नहीं करेंगे। पशुपालन से काफ़ी बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन का काफ़ी अहम योगदान है। इस मीथेन उत्सर्जन को हम कृषि और पशुपालन से कुछ सामान्य चीज़ों का उपयोग करके हम कम कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 9.4 से 11.2 मीट्रिक टन उत्सर्जन कम कर सकता है। शोध से पता चला है कि वैकल्पिक नमी और शुष्कता, उन्नत प्रजनन तकनीक तथा एंटी मेथेनोजेनिक फीड बिहार को उत्पादकता को नुकसान पहुंचाए बिना अपने कृषि उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। इससे बिहार के जो कृषि उत्सर्जन है, उत्पादकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मीथेन वगैरह का उत्सर्जन जो है वो कम हो जाएगा। नीति में बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में से प्रत्येक के लिए उत्सर्जन में कमी का विवरण प्रस्तुत किया गया है। बिहार में कौन कौन से जलवायु क्षेत्र हैं? जोन 1 उत्तरी जलोढ़ का मैदान, जोन 2 उत्तरी पूर्व जलोढ़ का मैदान, जोन 3 दक्षिण पूर्व जलोढ़ का मैदान और जोन 3B दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान है। बिहार को 4 एग्रो जोन में बांटा गया है। इसके बारे में BPSC मेंस में सवाल पूछा गया था पिछले साल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एंटी मीथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा। अब ये क्या है? हरित धारा पशुओं का एक ऐसा आहार है जिसको खाने के बाद पशुओं से मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% तक की कमी आती है। ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इसके द्वारा बनाया गया था। ICAR के द्वारा हरित धारा नामक एक फूड का डेवलप किया गया जो पशुओं का आहार है। इस आहार को खाने के बाद मीथेन का उत्सर्जन पशु जो है वो कम करते हैं। ये भी आपको पता चल गया। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।